हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आपका। और दो पार्ट जिसके हम पढ़ चुके हैं, वो सेकंड पार्ट का ए था, ये सेकंड पार्ट का बी है। और रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक हमारे चैप्टर का नाम है। अच्छा, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमने पार्ट 2 के अंदर ये बी है, और ए जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था वो मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने उसके बारे में पढ़ा था रासायनिक समीकरण के बारे में, और उसके जो चरण थे उसके बारे में पढ़ा था। 5 स्टेप मैं तुमको बता चुका था, जिसमें मैंने बताया था विकारक उत्पाद के बारे में बताया था, और स्टेप लिखते समय उसके 5 जो पॉइंट थे वो भी मैंने तुमको बताए थे। रिएक्शंस बैलेंस कैसे करनी होती है, किस विधि से करनी होती है, वो भी मैंने तुमको बताया था। जिसका नाम था क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको बोलते थे, और हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, अनुमान विधि। क्लियर बेटा बात। तो आज हम पार्ट 3 नहीं पढ़ के पार्ट 2 का बी पोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा एक ही उसके अंदर है, स्टेप के मतलब पूरा ही एक पोर्शन के अंदर है, इसलिए हम अलग अलग पार्ट में नहीं पढ़ के पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर पढ़ोगे, ताकि तुमको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बोलो, तुम कहो तो स्टार्ट करें। चलो तो कर देंगे। तो कल हमारा 4 स्टेप हो गए थे। 5वां स्टेप क्या होता है? 4 स्टेप में मैंने बताया था, लास्ट स्टेप था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और संतुलित करते समय सबसे पहले हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो होते हैं उनको पहले किया जाता है संतुलित। उसके बाद में अन्य जो पदार्थ होते हैं उनको संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो देखो अगला नियम क्या होता है। अगला नियम ये होता है बेटा कि तुम ये चीज देखते हो कि भाई कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज गैस है, कोई चीज ये है वो है, होती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में कोई चीज होती है। उनको भी दर्शाया जाना जरूरी है रिएक्शन में। नहीं हमको पता कैसे लगेगा कि भाई कौन सी चीज है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो यही है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते समय उनके पास में नीचे सफिक्स में, उनके कोष्टक में उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। जैसे हमारी रिएक्शन क्या थी, C+O2 = CO2, यही था ना बेटा। तो इसमें अभी रिएक्शन पूरी नहीं है, ये रिएक्शन वैसे तो कंप्लीट है, बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन इसके जो नियम है उसके हिसाब से ये नहीं हुई है कंप्लीट। वो कैसे कंप्लीट होगी कि इसके जो ये हैं, इसके नीचे छोटे छोटे कोष्टक लगा के हमको ये लिखना होगा कि ये कौन सी स्टेट में, फिजिकल स्टेट कौन सी है इनकी। फिजिकल स्टेट 3 होती है ना। फिजिकल स्टेट पहली सॉलिड होती है, दूसरी लिक्विड होती है, और तीसरी होती है गैस। ये 3 होती है ना। तो उनके लिए जरूरी है उनको बताना। वैसे तो 5 होती है, लेकिन हमारे काम की ये 3 ही होती है। तो देखो पहली स्टेप, कार्बन क्या है, कार्बन है सॉलिड, तो यहाँ पर S लिखेंगे। ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, गैस होती है, तो यहाँ G लिखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है, तो यहाँ G लिखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते समय अभिकारक व उत्पाद में उनके भौतिक अवस्थाओं को क्या किया जाता है, नीचे छोटे से कोष्टक में लिखा जाता है। ये इसका अगला स्टेप है। ठीक है, दूसरा स्टेप। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में तुमको मैंने एक चीज बताई थी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो तो ऐसे एरो में लिखा जाता है, रासायनिक परिवर्तन ऐसे एरो में लिखा जाता है। आया कुछ याद में? मतलब इधर उधर का मतलब जो दोनों साइड चल सकती है और जो एक साइड चल सकती है वो इसमें लिखा जाता है। आया याद? तो यहाँ पर भी ये नियम होता है। अगला नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि रासायनिक अभिक्रिया यदि उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय होती है रिवर्सिबल, जिसमें ये वाला लगाया जाता है, ये होती है उत्क्रमणीय, जिसको हम रिवर्सिबल बोला जाते हैं। और एक होती है जिसमें सिंगल एरो लगाया जाता है, वन वे जिसको बोला जाता है, ये होती है अनुत्क्रमणीय, जिसको इरिवर्सिबल बोला जाता है। समझ में आई? तो रासायनिक अभिक्रिया यदि उत्क्रमणीय है तो डबल साइड एरो लगाया जाएगा, और यदि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय है, तो सिंगल साइड एरो लगाया जाएगा। तो मैंने यहां पर देखो ये अभिक्रिया लिख रखी है
कि C+O2 इक्वल टू CO2। अब CO2 से वापस यहाँ नहीं आ सकते ना हम, मतलब वन वे है, तो ये एरो ऐसा लगेगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड लिख दो इसको, और यहाँ इसको लिक्विड लिख दो। तो यहाँ पर मेरे को एरो ऐसे लगाना पड़ेगा दोनों साइड वाला, क्योंकि H2O सॉलिड का मतलब होगा पानी सॉलिड के रूप में कब रहता है, जब वो बर्फ रहता है, और पानी लिक्विड के रूप में कब रहता है, जब ये जल रहता है, पानी रहता है, लिक्विड रहता है। तो इधर से इधर जा सकते हैं और इधर से इधर भी जा सकते हैं। बताया था मैंने तुमको भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो अगला स्टेप हमारा यही है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो दोनों साइड का एरो, ये तो उत्क्रमणीय हो गई, और यदि अनुत्क्रमणीय है तो वन साइड एरो लगेगा, एक साइड एरो लगेगा। समझ में आ गई अगली स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक के बारे में बताया था मैंने पिछली वीडियो में। उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है जो। तो यदि अभिक्रिया को पूरा करने में कोई उत्प्रेरक या कोई ताप, कोई दाब, कोई चीज काम में आ रही है, उसको कहाँ लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, यहाँ पर। अब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, अब इसको मिलाएंगे तो CO2 कब बनेगी, तो इसको जलाएंगे तभी तो बनेगी। तो जलाने के लिए क्या जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ताप लिखेंगे, और जितना डिग्री इसको टेम्परेचर दे रहे हैं उसको यहाँ पर लिखा जाएगा कि कितना ताप इसको दिया जा रहा है। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस उत्प्रेरक की, जिस ताप की, दाब की जरूरत पड़ती है, उसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। आ गई समझ में। उसके बाद में अगला स्टेप क्या होता है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है, तो ऊष्मा छेपी का मतलब, ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ऊष्मा छेपी तो क्या होती है कि जिसमें कोई अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए और बाहर हमारे यहाँ पर कोई ऊष्मा निकल जाए, वो तो होती है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी क्या होती है, जिसमें हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, मतलब यहां से यदि ऊष्मा किसी चीज में हम देंगे तो वो ऊष्मा शोषी होगा, और लास्ट में जैसे कोई हमारा प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद में लास्ट में मान लो गैस बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो उसमें बोलते हैं ऊष्मा शोषी, सॉरी छेपी। ठीक है, तो ऊष्मा छेपी है तो हम यहाँ पर प्लस करके उस ऊष्मा को लिखेंगे, मतलब ऊष्मा छेपी जिसमें हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, नहीं ऊष्मा बाहर निकलती है, सॉरी, उसमें हम प्लस लगाते हैं। और ऊष्मा छेपी है, सॉरी शोषी है, तो शोषी में हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, तो उसमें हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस प्लस लगाने से हमको एक बात पता लग जाएगी कि इसमें ऊष्मा दे रहे हैं या ऊष्मा ले रहे हैं, या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस बात का हमको इसमें पता लग जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, और एक लास्ट एंड फाइनल जो हमारा है वो ये है कि यदि कोई जलीय विलयन है, मतलब कोई चीज हमने जल में घोल रखी है, तो अभिक्रिया में उसको किस तरह से दर्शाएंगे, उसके नीचे हम लिखेंगे AQ। और तुमको ध्यान हो तो मैंने 5वें चैप्टर में जब ये अभिक्रिया लिखी थी, NaCl प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, मैंने ये रिएक्शन पिछले पार्ट में भी तुमको समझाई थी बैलेंस करके। तो इसमें मैंने तुमको ध्यान हो तो मैंने जब 5वां पार्ट पढ़ाया था तो यहाँ AQ लिखा था। AQ इसलिए लिखा जाता है, AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, किसी चीज को हम जल में घोल के रखते हैं तो उसको लिखते हैं एक्वस। ठीक है, तो ये हमारे इसके स्टेप थे। अब मैं स्टेप दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ सारे। पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले अभिकारक लिखते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं, फिर उत्पाद लिखते हैं, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है यदि अभिकारक उत्प्रेरक 2 या 2 से ज्यादा है तो क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होना चाहिए, बराबर अभिकारक में जितने हैं उतने उत्पाद में होने चाहिए पदार्थ। अगर बराबर नहीं है तो उनमें क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं किस विधि से, अनुमान विधि से, या हिडन ट्रायल मेथड जिसको बोला जाता है। अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, अगला स्टेप था यदि बैलेंस नहीं है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा पहले अन्य को करेंगे, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बताया था मैंने कि पदार्थों के नीचे उनकी भौतिक अवस्था लिखी जाती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको छोटे छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है। अगला स्टेप बताया था अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, सॉरी उत्क्रमणीय है तो दोनों साइड का एरो, अनुत्क्रमणीय है तो एक साइड का एरो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं लास्ट में, और ऊष्मा शोषी है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं ऊष्मा के साथ में। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था उसके बाद में कि अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जिस ताप की, जिस दाब की, जिस उत्प्रेरक की आवश्यकता है उसको हम कहा लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल जो मैंने बताया था वो तुमको मैंने बताया था कि यदि जलीय विलयन है तो AQ लिखा जाता है, एक्वस लिखा जाता है। ये हमारे स्टेप कंप्लीट हो गए किसके, रासायनिक समीकरण को लिखने के स्टेप। अब यदि तुमने ये स्टेप अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से याद है, तो ही तुम नेक्स्ट जो टॉपिक मैं अभी बताऊंगा वो स्टार्ट कर सकते हो, वो बता सकते हो। तो करते हैं उस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, उस रिएक्शन को बारे में जो जो तुम बता सकते हो वो चीज तुम बता सकते हो, और वही उसकी रासायनिक, हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण की विशेषता। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण की विशेषता। अब रासायनिक समीकरण की विशेषता तुम जब भी बता सकते हो जब तुमने ये नियम अच्छे से पढ़े होंगे, तो ही रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि तुमने नियम सही ढंग से याद कर लिए तो देखो मैंने एक रिएक्शन लिख दी भाई, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया C+O2 = CO2, यही रिएक्शन लिख दी। यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर गैस, यहाँ पर गैस, यहाँ पर ताप, और यहाँ पर प्लस मान लो मैंने लिख दिया 56.5 किलो कैलोरी। ठीक है। अब तो हमारी जो विशेषता है वो इस समीकरण से पता लगेगी कि तुमने जो भी स्टेप पढ़े हैं उस स्टेप से तुम इसमें क्या क्या देख के बता सकते हो, क्या क्या चीज का तुमको इसमें पता लग सकता है, वो इसकी विशेषता होती है। रासायनिक समीकरण को देखकर हम उसके बारे में जितना कुछ बता सकते हैं वो उसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है। जैसे एक पहले तुम पहेली पढ़ते थे ना, पहेली आती थी उसमें अखबार में, जिसमें क्या होता था कि अंतर ढूंढो कि दोनों तस्वीरों में क्या अंतर है, तो वही चीज इसमें है। तुमको भी इसमें विशेषता बतानी, क्या क्या चीज तुमने अभी स्टेप पढ़े हैं ना, उसको देखकर तुमको क्या क्या चीज ऐसी है जो इसमें दे रखी है और जो तुमने पढ़ी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली। तो पहली सबसे पहले हमको इसके बारे में पता लग रहा है कि अभिकारक कितने हैं, उत्पाद कितने हैं, सब कुछ है। तो अभिकारक और उत्पाद की सारी जो जानकारी है वो हमको मिल रही है इसमें से। तो पहला है अभिकारक व उत्पाद की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। पहली विशेषता हो गई भाई, ये किसी अभिक्रिया हमारे सामने लिखी है तो उसके बारे में देख के ये बता सकते हैं ना कि कौन कौन तो अभिकारक है, कौन कौन उत्पाद है, कितने अभिकारक है, कितने उत्पाद है, बता सकते हैं। दूसरी क्या चीज पता लग रही है, दूसरी चीज देखो यहाँ पर इनकी भौतिक अवस्था लिखी हुई है ना, तो भौतिक अवस्था के बारे में पता लगता है, भौतिक अवस्था के बारे में पता चलता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, तीसरा किस चीज का पता लग रहा है, तीसरा पता लग रहा है कि अभिक्रिया कैसी है। एक साइड एरो लग रहा है ना, इसका मतलब अनुत्क्रमणीय है, तो उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का पता चलता है। ठीक है। चौथा किस चीज का पता लग रहा है भाई, चौथा पता लग रहा है कि एरो के ऊपर देखो टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि पूरा अभिक्रिया को पूरी करने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो दाब हो, चाहे ताप हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कहाँ लिखते थे, एरो के ऊपर लिखते थे। तो किसके बारे में, और एरो के ऊपर जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है उत्प्रेरक, बताया था मैंने। तो उत्प्रेरक के बारे में पता लग रहा है।
ठीक है। और पांचवी चीज क्या पता लग रही है, और लास्ट एंड फाइनल चीज इसके बारे में हम ये बता सकते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्लस करके ऊष्मा लिख रखी है। और प्लस कब लिखा जाता है, मैंने बताया था प्लस लिखा जाता है जब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है तब। तो ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा छेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पता चलता है। तो ये 5 इसकी विशेषता होती हैं। मैंने रटने के लिए तुमको मना कर दिया, कोई भी अभिक्रिया यदि तुम्हारे सामने लिखी हुई है तो उसको देखकर तुम इसके बारे में बता सकते हो कि कौन सी अभिक्रिया है ये, ठीक है ना। या फिर किस किस चीज के बारे में इसमें हम बता सकते हैं देख कर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही इसकी विशेषता है। अगर किसी ने वो नियम अच्छे से पढ़ लिए तो इसकी विशेषता आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 5 चीजों के बारे में इसमें पता लग सकता है, ठीक है। अच्छा, एक सीमाएं और होती हैं इसकी 2, पूरा टॉपिक ही खत्म कर देते हैं आज। 2 इसकी सीमाएं और होती हैं, ड्रॉबैक्स जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, कमियां, कि भाई किस चीज का पता नहीं लगता है वो इसकी कमियां हो गई। रासायनिक अभिकरण समीकरण जब लिखी हुई है तो उसको देखकर किस चीज के बारे में हम नहीं बता सकते, उसको देखकर वो उसकी कमी होती है। तो अभी तक 2 ही कमी नजर आई है हमको। 9वीं क्लास में बहुत सारी लिख रखी हैं, लेकिन 10वीं क्लास में 2 ही कमी नजर आई है। पहली कमी तो ये है कि अभिक्रिया खत्म हो रही है या नहीं हुई है, इस चीज के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है कि भाई अभिक्रिया यही खत्म हो गई या फिर और भी आगे बाकी है कुछ। भाई तुमको खुद ही देख लो, जैसे मैंने ये लिखा NaCl + H2O = NaOH। अब हमको क्या पता आगे कुछ बनेगा या फिर यहीं पर ही रुक जाएगी अभिक्रिया, तो किसके बारे में नहीं पता चलता। पहली बात है कि अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में पता नहीं चलता है। समझ गए बेटा, अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में से पता नहीं लगता कि अभिक्रिया खत्म हो गई या फिर नहीं हुई है, इस चीज के बारे में नहीं पता लग रहा। दूसरी है, एक आगे क्लासों में पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा देख लो, एक तो होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेट। डाइल्यूट का मतलब होता है सांद्र विलयन, बताऊंगा, और कंसंट्रेट का मतलब होते हैं तनु विलयन। तनु विलयन सांद्र विलयन का मतलब देखा है, मालपुए बनाते हैं उसका जो घोल बनाते हैं, या फिर जलेबी बनाते हैं, जलेबी का जो घोल बनाते हैं, एक तो वो घोल है तुम्हारे सामने, और एक घोल है जो नींबू पानी का तुम बनाते हो वो। दोनों में कुछ फर्क है, बिल्कुल फर्क है। जो जलेबी का घोल होता है वो होता है गाढ़ा, और जबकि जो नींबू पानी का जो घोल होता है वो होता है पतला। तो पतला और गाढ़ा, जो पतला विलयन है उसको बोलते हैं तनु विलयन, और जो गाढ़ा विलयन होता है उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। समझ में आई। तो डाइल्यूट का मतलब सांद्र विलयन और कंसंट्रेट का मतलब तनु विलयन, पतला विलयन, पतला घोल बोल सकते हो। तो एक इस चीज में नहीं पता लगा सकते हैं, रिएक्शन में देखकर पदार्थ की सांद्रता के बारे में कोई आइडिया नहीं लगता है। पदार्थ की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है। ये 2 हैं बस इसकी कमियां, रासायनिक समीकरण की कमियां 2 हैं। तो हमने पार्ट 2 के ए और बी पार्ट दोनों में मिलाकर क्या पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको लिखने के स्टेप क्या क्या होते हैं, किस तरह से उसको लिखा जाता है, और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं ये तुम्हारे सामने है, और उसकी जो ड्रॉबैक्स होती हैं, कमियां क्या होती हैं, सीमाएं क्या होती हैं, वो भी तुम्हारे सामने है। तो ये टॉपिक जो हमारा खत्म हो गया है। आगे हम अब चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे जो हमारा स्टार्ट है रासायनिक अभिक्रिया। अभी तक जो पढ़ाया था उसमें से एग्जाम में कुछ नहीं पूछता, ये केवल बेसिक था, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है वो अब स्टार्ट होगा, रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, वो अब पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटा। अब आएगा संकट तो तुम्हारे ऊपर, अब रिएक्शन तुमको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो आज का
जो पार्ट है हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हम पार्ट लेके आएंगे थर्ड, उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट तुमसे ये है, इसको नंबरों की दृष्टि से ना देखें, इसे बेसिक देखें कि यदि ये तुम्हारे क्लियर हो गया तो आगे की जो रिएक्शंस हैं वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी समझना पढ़ना। तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से देखना, तसल्ली पूर्वक देखना, नोट्स लिखना पहले अपनी कॉपी में, जो मैं नोट्स तुमको सेंड करूंगा, उसके बाद में वीडियो को देखते जाना और नोट्स में कंपैरिजन करते जाना, तब तुमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भी तुमको थोड़ा अच्छे से समझा पाया हूं, लेकिन मेरी उम्मीदों से कुछ नहीं होता जब तक तुमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। तो आगे हम पार्ट 3 के अंदर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।